अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तो कश्मीर और आप मुझे मुलाहिजा करें इस वक्त मोमेंटिक मीडिया मोमेंटिक न्यूज की स्क्रीन पर। और इस वक्त मेरे साथ फैजान पाकिर नकवी साहब मौजूद हैं। काफी खबरें हैं लेकिन ईद क्योंकि गुजरी है, शुरू ईद से ही करते हैं। और फैजान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, कराची वालों की ईद कैसी गुजरी और जो लोग दूर दराज से कराची का रुख करने आए थे उनकी ईद कैसी रही? आप इसके हवाले से भी काफी मालूमात रखते थे, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो पहले तमाम हाज़रीन नाज़रीन को सामीन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक। और मैं आपकी तरफ से तमाम व्यूअर्स को, तमाम फॉलोवर्स को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो आपने सवाल किया कि मेरा एक शौक भी है, पैसा भी है, काम भी, कारोबार भी है, गाय मवेशी मंडी का और मवेशी का और जानवरों का। इस साल वो बहुत ही मुतासिर हुआ। कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन कराची के शहरियों के और हालात और लोगों की रोजगार और लोगों के इकोनॉमिकल मसाइल जो थे वो भी आड़े रहे। और ऊपर से फिर जो सरकारी की वो हैं लोग जो डीसी और एसी, इन्होंने जो मुख्तलिफ मंडियां कायम की अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने जिलाओं में अपने पैसों की लेन देन करके, उसने एशिया की सबसे बड़ी मंडी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास को शदीद नुकसान पहुंचाया। जो शहर शहर गली गली मंडियां लग गई, जगह जगह पे मंडियां कायम हुई। कुछ ताल्लुकात की बुनियाद पे, कुछ सियासी बुनियादों पर उसने एशिया की आलमी मंडी को बुरी तरीके से मुतासिर किया। उधर बहुत ज्यादा जानवर की तादाद बढ़ जाने की वजह से कसीर तादाद में जानवर आ गए। जितनी डिमांड नहीं थी उतनी सप्लाई हो गई। इस वजह से मंडी बुरी तरह नाकाम और फेल हो गई और मवेशी वापसी भिजाना पड़े और पालना पूरे साल और उसके अलावा तकलीफ अलग, परेशानी अलग, और रोजगार बहुत मुतासिर हुआ और बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान हुए। और हम खुद बताते खुद माशाल्लाह कैटल फार्म, जुएल मकसूद और कारी हमजा करीम और मैं, हम लोगों का भी कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ इस साल। बड़ा मुश्किल और परेशानी में है। बहरहाल ये काम का हिस्सा है, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर इसको अगर एशिया की आलमी मंडी बनाना है, कराची इसी नाम से पहचाना जाता है गाय भैंसों के कारोबार के हवाले से बकरीद के सीजन में, तो आपको इस काम को सही मानों में ध्यान देना होगा। और पूरी एक मंडी होनी चाहिए पूरे कराची शहर की, या अस्सी एक मजीर मंडी होनी चाहिए, और एक आध कोई और। टोटल पूरे शहर में 3 से 4 मंडियां लगे। इसके अलावा जगह जगह गली गली पूछा पूछा मंडी लगने से खरीदारों को एक मसाइल आते हैं कि उनको इल्म नहीं है, आगाही नहीं है, शऊर नहीं है। वो सस्ता जानवर लेने के चक्कर में बीमार जानवर ले आते हैं, जो घर पे आके खाना नहीं खाता, मौसम हो जाते हैं, मुंह घोर हो जाता है, मुंह घोर की बीमारी होती है। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये चीज समझनी होगी। लेकिन इस वक्त तो बड़ी तादाद में जो लोग दूर दराज से जानवर लाए थे वो तो काफी रोते हुए गए हैं। क्या समझते हैं, जो जी, वीडियोस थी वो हकीकत पर मबनी थी या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पर ये चंद वीडियोस चल रही थी? नहीं नहीं, बहुत बुरा हाल है व्यापारियों का, जिन्होंने माल को पाला, जिन्होंने माल को खरीदा, उनके बहुत बुरे हाल है। बहुत सारे लोग उधार पर माल लेकर आते हैं, अपना घर बार बेच देते हैं, अपनी औरतों का जेवर बेचकर ये काम करते हैं माल मवेशी का। उनको कराची की शहरी से बड़ी उम्मीद होती है, ये उनका सीजन होता है, पीक होता है, इस पर उनका पूरे साल का इन्हिसार होता है। गरीब लोग, व्यापारी लोग पंजाब भर से, सूबे भर से, सिंध भर से लोग माल लेकर आते हैं, मगर वो बहुत मुतासिर है, परेशान है, तकलीफ में। बहुत बुरा हाल हुआ उनके साथ। कई कई लोग अपना माल 50-50, 40-40, 30-30, 20-20, 10-10, 60-60 माल वापसी लेकर गए और जो बेचा भी है वो भी नुकसान में बेचा है, अपनी असल कीमत से भी कम। जिसको हम आम जबान में मूड़ी कहते हैं कि मेरी खरीद अगर एक चीज की 2.5 लाख की है, तो वो 2.5 लाख से भी नीचे 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख में बिका है। तो मजबूरी में लोगों ने अपने माल को बेचा है, क्योंकि वो पालने के काबिल नहीं होगा, वो अगले साल के फायदेमंद नहीं होगा, अगले साल वो ग्रो नहीं करेगा, अगले साल वो पलेगा नहीं। इसलिए उसको बेचना बेहतर समझा, नुकसान में ही सम बेहतर समझा, नुकसान ही किया अपना। तकलीफ आई, परेशानी है, व्यापारी बहुत मायूस है, बहुत तकलीफ में, और बहुत बहुत ज्यादा मसाइल है। बिल्कुल, काफ़ी मसाइल हैं जिसकी वजह से ईद जो है ख़ास तौर पर व्यापारियों की इतनी अच्छी नहीं गुज़री। दूसरा ये मैं अब क्रिकेट की जानिब आना चाहूँगा, क्रिकेट के एतबार से बात करना चाहूँगा। फैज़ान, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब कहा जा रहा है कि रिजवान को कप्तानी से क्यों हटाया गया, इसकी बात होने लगी है। बाबर और रिजवान को टी20 से आपने हटा दिया, अब इसकी बात हो रही है। 2026 वर्ल्ड कप वो करीब आता दिखाई दे रहा है। और अगर आपके 3 बड़े अहम खिलाड़ी बाबर, रिजवान, शाहीन भी अगर नहीं होंगे तो क्या उनके बगैर हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं?
जी, आपने अच्छा सवाल किया है काबिल। देखिए रिज़वान को हटाया गया है, क्यों हटाया गया है? वो जो एक सवाल था पहले वज़ीर-ए-आज़म का साबिक़ का मुझे क्यों निकाला? तो ये भी इसी तरह कह रहे हैं कि मुझे क्यों हटाया, मुझे क्यों निकाला? तो ये सवाल तो उन्हीं लोगों से करना चाहिए जिन्होंने मुझे बनाया था, जिन्होंने उनको कप्तान लगाया था। तो जब लगाया था तब भी उन्होंने बोला कि मुझे क्यों लगाया? लगाया तो माल आया तो माल भर गया और जब माल भर गया तो अब बोल रहे हैं कि माल कम हो रहा है, तो अब बोले क्यों निकाला, क्यों हटाया? तो सही है कारकर्दगी देंगे आप पाकिस्तान के कितने बड़े खिलाड़ी हो, छोटे खिलाड़ी हो, हर किसी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए कि साल के अंदर इसमें टी20 खेलेगा, उसका ये बैटिंग स्ट्राइक रेट हो, ये उसका एवरेज हो और उसका विनिंग रेशियो ये हो टी20 मैचेस का। वनडे में ये स्ट्राइक रेट हो, ये एवरेज हो और उसके ये उसका विनिंग रेशियो वनडे का, यही टेस्ट का हो और उसी प्लेयर को एक कैटेगरी दी जाएगी। पहले से सिलेक्टेड को एक कैटेगरी ना दी जाए। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप उनको मराद दें, कैटेगरीज़ दें, तो देखिए सब परफॉर्म करेंगे, सबको अपनी बेहतर होने की तग-ओ-दो में रहेंगे, सब एक-दूसरे से बेहतर हो। हमारे यहाँ जो बहुत जल्दी रातों-रात लोगों को सुपरस्टार बना दिया जाता है और एकदम आसमान पे चढ़ा दिया जाता है, उनको ऊँचाई और बुलंदी दिखा दी जाती है और फिर उसके बाद जब वो टीम का बेड़ा गर्क करते हैं, क्रिकेट की पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हैं और अपनी लॉबियाँ बनाते हैं, मोनोपोलियाँ बनाते हैं, फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आप वो घोड़े बन जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, तो फिर आपको होश आता है, फिर आप उनको एकदम से निकाल देते हैं। तो फिर भी लॉबियाँ कायम है टीम के अंदर, मोनोपोलियाँ कायम है। रिज़वान को आपने व्हाइट बॉल टी20 में अगर आगा सलमान को लगाया है, तो आगा सलमान को भी आप सेट करना चाह रहे हैं टी20 क्रिकेट में, वो टी20 प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा। अभी फ़िलवक़्त कहना बहुत जल्दी है, मगर ये तो पहले आपने उसको कभी खिलाया नहीं, एकदम आपने उसको कप्तानी की ज़िम्मेदारी दी, जब मुश्किल सीरीज़ आएँगी तो उसका कड़ा इम्तिहान होगा। वो खुद एडजस्ट कर पाएगा अपनी बैटिंग पोज़ीशन पे, अपनी बैटिंग नंबर पे, अपनी बैटिंग को जस्टिफ़ाई कर पाएगा या नहीं। क्योंकि वो टेक्निकल साउंड ज़रूर है, अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, उसमें गट्सी इनिंग खेलने की सलाहियत है, उसमें अच्छे स्ट्रोक्स है, अच्छी शॉटें खेलता है, अच्छी उसकी बैटिंग एवरेज वनडे में भी है और परफॉर्मेंस भी है, मगर टी20 एक टोटल अलग टाइप ऑफ क्रिकेट है, जहाँ पर आपको रन औसत को और स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा तेज़ रखना होता है। तो आगा सलमान के लिए भी चैलेंजिंग है। देखना है कि आगा सलमान क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। रिज़वान के मामले में इतना ही कहूँगा कि रिज़वान को होश के नाखून लेने चाहिए, अब उनकी आँखें खुल जानी चाहिए, ढोंग ड्रामे से बाहर आ जाना चाहिए। ये न दिखावे के चेहरे बनाना, आँसू निकालना और ये मनगढ़ंत कहानियाँ अपनी यूट्यूब पे चलवाना, सोशल मीडिया पे चलवाना और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पे अपनी मुहिम बढ़वाना और मुहिम को चलाना और बहुत ज़्यादा अपने आप को वो बहुत साबिर, शाकिर, बेहतरीन, ज़बरदस्त, उम्दा, नेक नियत साबित करना। नेक नियत होता है तो साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। जो अच्छे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। जिन प्लेयरों को क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान की खेलनी है, उनको कभी इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी, कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान टीम को जिताना है, पाकिस्तान से खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है। उनको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि वो कप्तान है, वाइस कप्तान है, टीम मैनेज मैन है, बस उनको टीम का प्लेयर बनना है, बनना है, फाइटर बनना है। अच्छा, ये बाद में मुझे बताइएगा, आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे काइंडली ये बताएं कि इस वक्त दो जो है कीमती जो राय हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है बाबर रिजवान शाहीन को शायद इसलिए टी20 से निकाला गया है क्योंकि उन्होंने जो सैरोगेट कंपनियां थी उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी, उनके जो लोगोस थे उनके मुतालिक इख्तियारात करने पर एतराजात उठाए थे। दूसरा, ये रिजवान जब कप्तान बने तो ये भी तासुर सामने आ रहा है कि वो यस मैन पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करते थे, तो उनको कप्तानी से हटा दिया। हो सकता है कि जब आप जिस बंदे को, जिस शख्स को, जिस प्लेयर को आप तैयार करते हैं कि हमारा लॉबी होकर बात करेगा, हमारा साथी होकर या हमारे अंडर में चलेगा और वो जब आपके अंडर में ना चले, जो पाकिस्तान में निज़ाम रहा है कि सियासी हुक्मरानों को भी अपने अंडर में चलाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह बोर्ड के चेयरमैन है, वो भी सियासी आदमी है, वज़ीर दाखिला भी है, चेयरमैन भी हैं, चैनलों के मालिक भी है और अपने आप में सालिक भी है, पता नहीं क्या-क्या है वो। तो हो सकता है उन्होंने कोशिश की कि रिजवान मेरा टाउट बन जाएगा, मेरे अंडर में चलेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरी बात को सुनेगा, मगर ऐसा रिजवान ने नहीं किया, तो उनकी आँखों में खलने लगा। वो तारा जो है वो कटारा हो गया
और कटारे से वो कांटा हो गया। पहले फूल था फिर वो कांटा हुआ। हो सकता है कि उन्होंने इसी वजह से इनको हटाया रिजवान को। मगर ये बात तो जब भी तस्दीक हो सकती है जब इन दोनों में से कोई शख्स खुद आकर बयान दे और बात करे और साफ साफ बताए कि असल मसला क्या है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि कौन सी चुनरी वहाब रियाज ने पहनी हुई है कि जो नजर भी नहीं आ रही है, जिसकी कोई धूम गुलाबी ही रंग नहीं है। वहाब रियाज हर जगह आगे आगे नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? गुलाबी रंग की पगड़ी है, गुलाबी रंग की। ये मैं आपको बता दूं, गुलाबी रंग की पगड़ी, क्योंकि गुलाबी पिंक रंग जो है ना वो चेयरमैन साहब की फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है। ये बात याद रखिएगा, पिंक की शेड में रहते अगर हैं वो। अगर गुलाबी रंग ज्यादा पसंद है, लेकिन कारकर्दगी भी तो गुलाबियों जैसी होनी चाहिए ना। नहीं, कारकर्दगी तो गुलाबी तो गुलाबी बछड़े आपने देखे नहीं, बकराइद में आए हुए थे गुलाबी बछड़े। गुलाबो भी आई हुई थी, गुलाबी बछड़े भी आए हुए थे, गुलाबी बछड़ियां भी आई हुई थी। तो वो वहीं से तो आई थी, लाहौर से। वहाब रियाज के कैटल फार्म से आएंगी। तो और वही तो मैं चेयरमैन कह साहब रहा के हूँ, घर वालों को बहुत पसंद है। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चेयरमैन साहब और उनके घर वालों को गुलाबी जानवर पसंद है, लेकिन गुलाबी होने के बात करने वाले खुद कामोरी नस्ल के बने हुए, तो कामोरियों को ले आया गुलाबी करके, ये कौन सा उसूल है? देखिए, वहाब रियाज के मरासिम जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भाई से मोहसिन नकवी के इनके घरेलू ताल्लुकात हैं। वहाब रियाज के एक भाई हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब के साथ कंस्ट्रक्शन के हवाले से तारों की शराकत जारी रखते हैं। तो ये कौन सा उसूल है? कल तक टीम के साथ जब आप चेयरमैन बने, आपने कहा कोई सियासत नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी, और आप सिफारिश पर रफतुल्ला साहब को ले आते हैं, आप सिफारिश पर आमिर मीर को ले आते हैं, आप सिफारिश पर और ना जाने कौन कौन ले आते हैं, जो जो आपके साथ कैबिनेट में मौजूद थे निगरा सेटअप में, वो सुमैर अहमद सईद हो या फिर और जो कोई भी हो, अब्दुल्ला खुरम न्याजी हो, जिनका क्रिकेट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं हो, लेकिन हाँ वो नकवी साहब के बहुत खास हैं, तो वो शायद क्रिकेट के साथ वाबस्ता है। तो ये क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी ये कब खत्म होगी, नकवी साहब के जाते ही? आपके पास लेटेस्ट मर्सिडीज क्लासिक है ताबिश? नहीं, मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, लेकिन सिविक है। अच्छा, आप मर्सिडीज क्लासिक ले जाएं और आपको भी उधर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, दो चीजें होती हैं पाकिस्तान में। एक होता है मेरिट, होता है 40%। एक होता है कि 60% ताल्लुक, रेफरेंस या किसी पावरफुल शख्सियत की ताल्लुक। मोहसिन नकवी साहब ने जो हामिद मीर के भाई को क्रिकेट बोर्ड में एडजस्ट किया है, इसके पीछे वजीर दाखिला की खामोशी और वजीर दाखिला के जो मुश्किल मामलात हैं वो हामिद मीर एडजस्ट करते हैं। तो जब हामिद मीर उनके सियासी मामलात को एडजस्ट करते हैं तो इसी बुनियाद पर उनके भाई आमिर मीर को क्रिकेट बोर्ड में लगाएंगे। और सुमेर सैयद को लाने के पीछे जो राज है वो ये है कि अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाना है। अच्छा, बिरादरी का मैं भी हूँ, मगर मुझे नहीं बढ़ा रहे वो। बिल्कुल। ये गिरा मुझसे काफी खिलाड़ियों ने भी किया है जो उनके बिरादरी के हैं, और जिनका ताल्लुक आप तो कह रहे हैं लाहौर, लाहौर से जो है गुलाबी बछड़िया आई थी। मुझसे लाहौर से काफी क्रिकेटरों ने राब्ता किया, उन्होंने भी शिकवा किया कि नकवी साहब हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, जबकि फैसलाबाद के या फिर दीगर जो अगला है उनके खिलाड़ियों को बड़ा टाइम भी दे रहे हैं, उनको वक्त भी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सिकंदर बख्तार जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने से मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं, सरफराज जो है उनके हवाले से खबर सामने आ रही है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे अहम नुकता तो ये है, और अब ये भी बात सामने आ रही है वापस से चीफ सेलेक्टर वहां बेयाज होंगे। सरफराज नहीं होता तो दूर करने से मना कर दिया। हम्म। सरफराज को ऑफर की गई थी, सरफराज ने बहुत अच्छा किया अगर मना किया। रही से इज्जत भी ये लोग मलिया मेड करवा सरफराज की। ये किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को, पाकिस्तानी स्टार को बहुत लंबे अरसे ओहदा नहीं दे सकते।
इसकी वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं राशिद रफ़ी, सरफराज अहमद और मोहसिन अफजल खान, जावेद मिर्ज़ा, ज़हीर अब्बास, इनको ओहदा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत शॉर्ट टर्म मिलेगा और इंसल्ट करी जाएगी और इनके हुक्मनामा नहीं सुना जाएगा। इनको अपनी किताब दी जाएगी और वो कहेंगे कि इसको पढ़ो। आपको ये भी पता होगा कि नदीम खान साहब की भी छुट्टी हो चुकी है। तो सरफराज ने बहुत अच्छा किया, अपनी इज्जत बचाई। मैं तो चाहूंगा कि सरफराज बोर्ड में कोई उधर ना ले, क्योंकि उनके कैरियर पर दाग आ जाएगा इनकी हरकतों की वजह से। वहाब रियाज का बुद्धि है, उनकी सेटिंग है, उनकी लॉबी है, उनके मामलात हैं, खानदानी रिश्तेदारी हैं, ताल्लुकदारियां हैं, मजेदारियां हैं और चमन की आइसक्रीम है लाहौर की। तो सिकंदर बग बहुत अरसे नहीं चल पाएंगे। अभी से मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि सिकंदर बग जो मिजाज रखते हैं टीवी चैनल बैठकर, जिस तरह वो बेबाक गुफ्तगू करते हैं, ब्लंट बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं, साफ बोलते हैं, खरा बोलते हैं। हाँ, अगर वो खामोश हो गए, उन्होंने अपनी जबान पे ताले लगा लिए, उन्होंने हाँ में हाँ मिला ली, जी में जी कर लिया, जी हुजूरी कर ली, तो और बात है। अगर वो अपने मिजाज पर रहे, अपनी असलियत पर रहे, अपनी प्योरिटी पर रहे, असल हकीकत पर रहे, तो उनकी भी दिल ज्यादा नहीं हो बोर्ड में, अगर वो उधर ले भी लें। और अभी जो खबरें हैं उसकी कंफर्मेशन तो सिकंदर बख्श खुद आगे करेंगे कि वो उधर लेने में तैयार भी है, राजी है, किन शराइत पर है। उनकी अपना कोई ना कोई रूल रेगुलेशन और डिसाइड किया होगा कि मैं जी, ये लेकिन फैजान मुझे ये भी बताइएगा, सिकंदर बख्श को आप टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, सरफराज अहमद जो है वो हर जो प्राइवेट लीग होती है वहां आपको दिखाई देते हैं। उन्हें बड़ी जो है अहमियत हासिल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के 2017 के चैंपियन कैप्टन है। अब जो खिलाड़ी जो बेचारा जिसका गुजर बसर ही शायद यूट्यूब पे था, उनको तो आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इतने दानिश्वर खिलाड़ी मौजूद हैं यूट्यूब पर, इतने जबरदस्त अफसरे करने वाले लोग मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान से लेकर भारत तक सुना जाता है। आजकल भारत में भी उनके चैनल्स बंद कर दिए हैं और उनकी व्यूअरशिप नहीं आ रही, तो उन बेचारों को तो मौका दिया जा सकता है ना, जिनके यूट्यूब ही गुजर बसर था। बासित अली को लेकर आए। बाशिद अली इनके सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे ना, उनकी लॉबी में नहीं होंगे, सेटिंग नहीं होंगे, उनकी उनसे बन नहीं रही होगी, ताल्लुक अच्छे नहीं होंगे, या बाशिद अली ने तो कोई ऐसी शरायत रख दी होगी, कोई अपने क्राइटेरिया रखा होगा, कोई वजह होगी जाहिर है। या राशिद भाई ने बाशिद को मना कर दिया होगा लेने से होता, फिर बाशिद भाई होता न ले, तो बाशिद और राशिद भाई की काफी गहरी दोस्ती है, ताल्लुक है, तो ये भी हो सकता है। और यूट्यूब पर बैठ के बात कर लेना या यूट्यूब पर चैनल में बात करना, बासित अली क्रिकेट के तो बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इस दौर में 100 करना अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, शारजा में वनडे क्रिकेट में बड़े कारनामे बासित अली के। बहुत शॉर्ट क्रिकेट खेली 3 साल, 92 से 95, मगर उम्दा बैट्समैन थे, अच्छा टॉप ऑर्डर संभालते थे, मिडिल ऑर्डर संभालते थे, अच्छा खेलते थे। तो उनकी क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज पर तो मुझे कोई सवाल नहीं उठता। वो क्रिकेट के तो एक अच्छे मायनाज बल्लेबाज रहे हैं। मगर बात ये कि सलीम मलिक को क्यों नहीं लाया जा रहा? जब सब चटोरियों को ले आए, आप कटोरों को ले आए, बटोरों को ले आए, मछली बटेरे लेकर आ गए, तो सलीम मलिक का क्या कसूर है? क्या उसने एक हाथ से 66 मारकर मैच जिताया कोलकाता में, ये उसका कसूर है? इसमें पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में ये बहुत बड़ी बड़ी इनिंगें खेलकर पाकिस्तान को वो वन साइडेडली मैच जितवाए, कि ये कसूर है सलीम मलिक का? आमिर सुहेल को क्यों नहीं लाया जा रहा? एजाज अहमद, आमिर सुहेल, सलीम मलिक, बासित अली, इस तरह के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जितने भी गए, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ओपनर आमिर सुहेल, इन सबको क्यों नहीं लाया जा रहा? क्योंकि इनकी वसीम अकरम से नहीं बनती आमिर सुहेल की। सलीम मलिक को वसीम अकरम नहीं देखना चाहते। वसीम अकरम कहीं हो ना हो क्रिकेट बोर्ड में, उनकी सुनी बहुत जाती है। वहाब रियाज उनके पिट्टू हैं, बिट्टू हैं, मिट्टू हैं। मिसबाह उल हक के मुतालिक क्या कहेंगे आप? हमने अभी अनकरीब मिसबाह उल हक की भी लॉबी को बड़ा मुतारिक पाया पीसीबी के अंदर, उनके मुतालिक क्या कहेंगे आप? आपको एक खबर दे दूं, उनके साहबजादे के लिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का रूल बदल दिया गया है। फहामुल हक जो शख्स इस साल ग्रेड 2 खेलता है, वो ग्रेड 1 के लिए कंसिडर नहीं होता। उनके बेटे के लिए ये रूल भी तब्दील कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद ग्रेड 2 खेलाई भी गई और डिपार्टमेंटल ग्रेड 2 भी खेले या रीजनल ग्रेड 2 भी खेले, वो पैटर्न ट्रॉफी 3 डे क्रिकेट, तो उनके बेटे के लिए रूल बदल दिया गया। तो यही हमारे यहाँ तरह फरवरी का
जो रिवाज चला है जिसका जंगल है, जिसका जंगल है उसी का निजाम है। ये वैसी मिसाल है, जिसका जंगल है उसी का निजाम है। और खैर ये हमारे यहाँ होता है, सियासी हुकूमत हो या गैर वही हसन सियासी, महमूद है, क्रिकेट वही बोर्ड हसन हो या महमूद है, फिर उनकी मोहतरमा एहलिया हिबा कुरैशी है, उन्हीं की तोजी चलती है। और हसन नवाज पेंडा के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी हमशीरा बहन का बड़ा कोई अहम रोल है उनको क्रिकेट खिलाने में। हसन नवाज को उनकी बहन अच्छा जो है ये मुझे 24 साल बताया, की हसन बच्ची। नवाज की शादी अनकरीब किससे होने जा रही है? ये भी खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। क्या होने जा रही है शादी? शादी 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 किससे होने जा रही है? ये भी सुनने में आ रहा है किसी बड़े खानदान से जो है, वहां से उनकी दुल्हन पसंद की गई है। हो सकता है कोई ना कोई क्रिकेटर की साहबजादी हो। आज तो हर कोई जमात बनाने के चक्कर में क्रिकेटरों को, क्योंकि बेटे और जमातों की क्रिकेट रह गई है। बेटों और दामादों की क्रिकेट रह गई। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, और ये सवाल शायद इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट हो या दुनिया भर की क्रिकेट हो, उसका एक बड़ा खूबसूरत लम्हा है। और 18 साल के बाद आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टाइटल जीता। विराट कोहली सर मैं कप्तान थे। अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से अपने हस्बैंड जो है उनके साथ सेलिब्रेशन की, शायद हर कोई मुंतजर था इस तरह की सेलिब्रेशन देखने के लिए। और फिर जो जश्न हुआ, उस जश्न के बाद आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आरसीबी ने टाइटल जीता, एक बड़ा तवील इंतजार और इसके बाद फतह से हम सुना। सर मैं यहाँ पे आपको हैदराबाद के लड़के की जाति का जिक्र करता चलूं पहले। दानियल राजपूत, जिसने स्पैटन ट्रॉफी ग्रेड 2 क्रिकेट में किंग्स मैच की नुमाइंदगी करते हुए बहुत ज्यादा रन किए, 2 सेंचुरियां भी की, 2 50 भी किए। उसके बाद भी उसको उसका रीजन कहता है, जिसकी कोच खुद आधी नींद में रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर फैसल अतर। वो कहते हैं कि आप इंग्लैंड छोड़कर आओ और यहाँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलो, जबकि बोर्ड का कानून ये है कि जो ग्रेड 2 में परफॉर्म करेगा वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए डायरेक्टली कंसीडर्ड है, उसको सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलने की जरूरत नहीं है। मगर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है। और ये बिल्कुल आपको मुसद्दिका बात बता रहा हूँ, उनकी बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ मैं आपको कि दानियल राजपूत की नहीं हो सके जितनी आवाज उठाई जाए। मीडिया खामोश है, सहाफी खामोश है। तो उनका रीजन उनके साथ ज्यादती कर रहा है, वो इंग्लैंड में भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको बुलाकर कहा जा रहा है कि आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले, जबकि सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलना उनका बनता नहीं, क्योंकि ग्रेड 2 में उनकी परफॉर्मेंस है। और ये बोर्ड का कानून है। बोर्ड ने कहा था कि जो टॉप होंगे ग्रेड 2 के, वो डायरेक्ट कंसिडर होंगे ग्रेड 1 के लिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए, रीजनल क्रिकेट के लिए। तो ये ज्यादतियों का सिलसिला रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट में उसकी बददुआएं लगती रहेंगी खिलाड़ियों की, और टीम पर इसके असरात नजर आते रहेंगे। फैसल अख्तर साहब खुद भी पाकिस्तान को जो है उसकी नुमाइंदगी कर चुके हैं, और हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टाइलिश बैट्समैन थे। और मैं चाहूंगा कि जो भी मामला है इसका, मुझे इतना इल्म नहीं है क्योंकि अंदरूने जो सिंध की खबरें होती हैं वो इतनी जो है अंदाज से पहुंचती नहीं है, या कराची तक या दीगर जो इलाके हैं, बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहां अंदरूनी इलाके की जो खबरें हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो फैसल अख्तर साहब के साथ भी माजी करीब में बड़ी ज्यादतियां हुई। वो पाकिस्तान की कोचिंग डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन अपने ब्रेड एंड बटर को यूज करने के लिए चाइना में कोचिंग करने के लिए जाना पड़ा। और इस तरह के कई कोचेस जो है उन्होंने फिर अपनी खिदमात दी दीगर बोर्ड्स को। तो ये जो दानियाल राजपूत साहब हैं और ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, आपको चाहिए तो उनका साथ दें। मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल के वक्त में आपने उनका साथ देना होगा, और कोई नहीं देगा। अपने लोगों को आपने लाना होगा आगे। अगर हैदराबाद से फैसल अख्तर का ताल्लुक है, खुशी की बात है। दानियाल राजपूत, इनका ताल्लुक भी हैदराबाद से, टैलेंटेड खिलाड़ी, तो इनको आप आगे लाएं। और हैदराबाद के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त बेनामी की या गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको याद होगा मोहम्मद रिजवान थे, रिजवान अहमद थे, नौमान अली के मामू, वो आज जो है गहरे यार में है। इसके बाद दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी देखें हैदराबाद से पूछ कर गए। एक थे फास्ट बॉलर, आपको याद होगा, ऑलराउंडर, जिस वक्त हालिया जो सीजन हम देख रहे थे उसके अंदर सामने आए, उनके भाई भी अंडर 19 खेल रहे थे और बड़े जबरदस्त अच्छे ऑलराउंडर थे, वो भी गायब हो गए। और दीगर आप जो आसिम हैदराबाद महमूद के का खिलाड़ी जिक्र थे। कर रहे हैं, आसिम महमूद मीडियम फास्ट बॉलर और बैटर। जी जी आसिम महमूद बिल्कुल। अमेरिका में किंग्समैन की नुमाइंदगी करते हैं। और आप अलमिया देखें कि वो इतना अच्छा टैलेंटेड फास्ट बॉलर बैटर था। इसके अलावा साद खान का जिक्र करें हैदराबाद से, इसने भी नेशनल T20 कप में हैदराबाद के लिए 2 अच्छी इनिंग खेली, टीवी पर नजर आया, टीवी पर उन्होंने बैटिंग करके दिखाई। और नेशनल T20 कप में 46 की उन्होंने बहुत क्रूशल मौके पे। और
बहुत अच्छे नज़र आए। जहांगीर सुल्तान कराची से बहुत अच्छा नज़र आया। अब्दुल्ला फजल है और इसी तरह बहुत सारे टैलेंटेड नौजवान नज़र आए। मगर नईम एक लड़का पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से नज़र आया। लेकिन तो इस वही तरह बहुत सारे लेकिन वही बात टैलेंटेड हो जाती है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ फैजान साहब, फिर लोग नाराज हो जाते हैं, मजबूत हल्के के लोग जो है वो कहते हैं नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। बात सारी ये है डोमिसाइल की, और डोमिसाइल अगर आपका कमजोर होगा तो इस मुल्क के अंदर ये भी एक अलमिया है कि फिर आपको उस तरीके से अहमियत नहीं जाएगी, नहीं दी जाएगी। अब ये बदकिस्मती है कि आपका डोमिसाइल क्योंकि सूबा सिंध का है या बलूचिस्तान का है, तो फिर आपको उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे हकीमुल्ला एक जीती जागती मिसाल है, शोएब खान आपके लिए एक माजी करीब में अच्छी मिसाल रही, एक अच्छे परफॉर्मर थे, लेकिन आपने उन्हें कभी चांस नहीं दिया। और देखें सोने पे सुहागा कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम का नाम है, ये टीम फाइनल में भी आती है, लेकिन एक भी मैच जो है हसीबुल्लाह को मिलता नहीं है खेलने के लिए, और पूरे वक्त कहा जाता है वो इंजरी का शिकार थे। तो ऐसी कौन सी कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसके अंदर सिर्फ एक खिलाड़ी कोयटा का खेल रहा है और उसको भी चांस नहीं मिल रहा है, तो ये जुल्म है। और इस पर अगर कोई नहीं बोलेगा तो वो शायद अपने शोबे सहाफत के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। जब तक हमारी जान में जान है, हम सब बोलने की कोशिश करेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आरसीबी की विक्ट्री, क्या कहेंगे? विराट कोहली को पहले तो मुबारकबाद कि अपने कैरियर के एंडिंग नोट पर उन्होंने आईपीएल का ताज अपने सर सजाया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जितवाया। और विराट कोहली एक कामयाब क्रिकेटर, कामयाब प्लेयर, कामयाब कप्तान और कामयाब खिलाड़ी, दुनिया भर के सितारों में वो एक अजीम सितारा है। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो कैसा क्रिकेटर है, कैसा प्लेयर है। उसने कितनी डिवोशन, कितनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया कि आईपीएल में परफॉर्म करके अपनी टीम को फाइनल जितवाया। तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट एरा इन 21 सेंचुरी। इसमें कोई शक नहीं है। उनको मुबारकबाद, और उनकी एहलिया को भी मुबारकबाद। अनुष्का शर्मा जो फिल्म इंडस्ट्री में धमाकेदार फिल्में बना रही हैं, फिल्में कर रही हैं और अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री की, शोबिस की दुनिया के नामवर अदाकार हैं। तो इसी तरह उनके शौहर क्रिकेट की दुनिया के सुपर लेजेंड है, उनका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया के 3 खिलाड़ी जिनको मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, जिनको क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह कहता हूँ, उसमें एक विराट कोहली, एक जॉय रूट और तीसरे कैन विलियमसन। उसके बाद कहीं जाके बाबर आजम रेट करते हैं। तो ये 3 वो प्लेयर हैं जिन्होंने दुनिया के हर फॉर्मेट में, हर लीग में, हर वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, दुनिया की कोई लीग हो, अपने मुल्क के लिए खेलना हो, इन 3 प्लेयरों ने साबित किया कि दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ी हैं। बिल्कुल अजीम तरीन खिलाड़ी हैं, और जिस अजीम खिलाड़ी ने अपने कैरियर को इख्तिताम करने का फैसला किया है, तो शायद कुदरत भी वो तमाम जो इनामात हैं या फिर ट्रॉफीज हैं वो उनकी झोली में भरता जा रहा है, और ये करिश्मा है इस वक्त विराट कोहली का। आपके नाज़रीन, आपके आज़रीन को कि सडनली अचानक निकोलस पूरन ने, वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बैट्समैन ने, जो कि सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और सबसे ज्यादा रन T20 के लिए बनाने वाले प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। अच्छा, ये एक बड़ी खबर देते हुए जा रहे हैं बाकिर साहब। अच्छा बाकिर साहब, जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिएगा, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली देखने जा रहे हैं आप? क्योंकि चेयरमैनशिप तब्दील होने का इम्कान है इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि अगर हुकूमत की सरबराहों की, सियासतदानों की सीटें हिली तो चेयरमैन साहब की सीट हिल जाएगी। लेकिन अब ये मुश्किल है, इस वक्त इम्कान बहुत कम है, इस वक्त ये इम्कान बहुत कम है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं फैजान। बाकिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का लाइव का सेशन जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपको वक्त का इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।